Hello students, how are you? We are meeting after a long time because I was not getting any time to make the videos. So I was free on this Sunday, so I'm making this video for remaining part of the cell division. So I hope you understand the previous video. Now we are going to start the continuations of cell division. आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लो, या आपको बेसिक है सेल डिवीजन का तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर बेसिक नहीं है तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। Okay students, so now we learn about the cells divides. So you can see that I divide cell over here, one cell divided into two. Okay, and one cell divide, then afterward this cell will be able to divide after some time. So those time is said to be generation time. एक सेल डिवाइड हुआ फिर दूसरा सेल डिवाइड होगा, तो बीच में जितना भी टाइम वो गैप रहेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे, जनरेशन टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे इकोलाई है, इकोलाई कभी डिवाइड हो जाता है 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन सेल कितना डिवाइड होता है, 24 आवर्स में डिवाइड होता है। तो हर एक का एक सेल और दो सेल के बीच में जो भी डिवीजन का टाइम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जनरेशन टाइम। और फेज को क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ आपको शो किया, आप देख सकते हैं एक सेल डिवाइड हुआ फिर ये फिर से डिवीजन के लिए जाएगा, तो उसके बीच में जो फेस है दैट इज इंटरफेस, और इंटरफेस इज divided into 4. Okay, mainly there is 3 only, but there is a 4 division. 4. The first one that is called G1, जैसे ही डिवाइड होगा तो G1 फेस होता है, तो it's called as it is called as a post mitotic phase. पोस्ट माइटोटिक फेज बोले आप, पोस्ट माइटोटिक गैप भी बोल सकते हैं इसको। एनसीईआरटी में टर्म नहीं है बट सुन लो। सो ये माइटोटिक के बाद वाला है, माइटोसिस किया ना सेल ने, उसके बाद है तो इसको पोस्ट माइटोटिक गैप भी बोलते हैं, G1 फेज, ठीक है। उसके बाद में है S फेज और उसके बाद में G2 फेज, ठीक है। तो G1 और S के बीच में एक G0 फेस होता है। G0 फेस में क्या होगा कि सेल सोचेगा क्या उससे डिवाइड होने की जरूरत है, तो क्विट होके मतलब साइड में होके सोचता है क्या उससे डिवाइड होने का जरूरत है, अगर है तो वो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू मतलब वो परमानेंट सेल बन जाएगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ए क्वेसेंट स्टेज। ओके, बेसिक याद है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल हमको क्या करना है कि अभी ये सेल ना समझो जितने भी क्रोमोसोम्स का है, समझो अभी ये कितना है 46 क्रोमोसोम इसके अंदर फिलहाल है, ठीक है। अब इसको डिवाइड होने का है, तो जब डिवाइड करेगा एक सेल से दो सेल में, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, इसको 92 सेल का कैपेसिटी इसमें डिवीजन होने का होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास 46 क्रोमोसोम है, एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, मैं बता चुका प्रीवियस लेक्चर में किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। यानी इन शॉर्ट ये जो इंटरफेस है उसमें वो किसकी तैयारी करता है, डीएनए और प्रोटीन्स बना के तैयारी कर लेता है क्रोमोसोम्स बनाने की, ठीक है। क्रोमोसोम्स खाली विजिबल कब होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अदरवाइज वो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो बेसिक आपको नहीं आता तो एक बार पहला वाला वीडियो देख लो, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अदरवाइज एनसीईआरटी में आप परेशान हो जाओगे, पढ़ पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट समझेगा नहीं। आप मेरा एक बार अच्छे से सुन लो, समझ लो, और उसके बाद में आप कुछ भी पढ़ो, यही सेम बात हर एक बुक में मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये इंटरफेस क्या होता है अभी डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो छोटे में बता देता हूँ, जीवन में क्या करना है, डीएनए और प्रोटीन बनाने की तैयारी करनी है। जैसे इडली डोसा बनाते हैं ना, शाम को एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करके रखते हैं, उसको दूसरे दिन बाद हम बनाते हैं, राइट, फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। तो यहाँ डीएनए और प्रोटीन बनाने के लिए तैयारी किया, किधर, जीवन फेस में, ठीक है। और उसको हम लोग कहाँ बनाएंगे, एस पे, एस फॉर सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस करेंगे। और G2 में क्या, जो बच्चों को जो काम है उसको करके खत्म करेंगे। तो ये टोटल इंटरफेस करने के बाद क्या होता है, एम फेस होता है। एम फेस में क्या होगा बच्चों,
न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस, राइट। तो एम फेज, अब जो भी सेल डिवाइड जो सा भी कर रहा है वो दोनों एम फेज कहलाएंगे, चाहे वो माइटोसिस करे चाहे मियोसिस करे। तैयारी करके रखिए, अगर वो माइटोसिस करे तो 2 सेल में डिवाइड होगा, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब वो जो सेल डिवाइड होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। या एम फेज क्या कर सकता है? मियोसिस कर सकता है। मतलब एम फेज में दोनों आ जाते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मेन क्या हो गया बच्चों? सेल डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरफेस है, एम फेज है। इंटरफेस में तैयारी है और एम फेज में क्या करना है? डिवीजन है। तो डिवीजन तो आपको पता है कि सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, एम फेज में क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द इंटरफेस। इंटरफेस में बच्चों देखो, अब ध्यान से देखो, जीवन में मैंने क्या लिखा है? जीवन में मैंने लिखा है कि यहाँ क्या कर रहे हैं? स्टोर एनर्जी एंड एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। में थोड़ा येलो कलर यूज करता हूँ, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? एनर्जी एंड एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हम लोग एनर्जी और एंजाइम को क्या कर रहे हैं? हम लोग स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, राइट। अंडरस्टैंड? ये हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। किसको? एनर्जी और एंजाइम को। किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन। सेकेंड, तो थोड़े से अभी समझो नया सेल डिवाइड हो गया तो उसके बेसिक कुछ अगर जरूरतें हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल को मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल कर सकता है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक है। G0 को मैंने क्या बोला? क्रिसेंट स्टेज बोला है, जहाँ वो क्विट करता है थोड़े टाइम के लिए और सोचता है सेल विल गो फॉर डिवाइड करेगा या क्या बनेगा? परमानेंट सेल बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहा है क्या? ठीक है, चलो। तो यहाँ हमने क्या कर लिया? जीवन में तैयारी कर ली डिवीजन की, सामान बना के। G0 में एक बार सोच लिया डिवाइड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो जीवन के बाद G0 जाता है, फिर जीवन जाता है, मतलब जीवन के बीच में ही G0 फेस आता है। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको, जीवन के बीच में G0 फेस आ जाएगा। फाइनली वो जीवन जब खत्म होगा तो क्या चालू हो जाएगा? आपका एस फेस चालू हो जाएगा, राइट। एस फेस में क्या करना है आपको? एस फेस में बच्चों आपने किसकी तैयारी की थी? बोलो। डीएनए रेप्लिकेशन की ना। तो आप डीएनए रेप्लिकेशन करोगे, टेक्स प्लेस। क्या करोगे? डीएनए रेप्लिकेशन करोगे, राइट। और क्या करोगे? हिस्टोन प्रोटीन बनाने की तैयारी की थी भाई, हिस्टोन प्रोटीन भी बना दो, ठीक है। और देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि हाँ, पहले ये मैं बता देता हूँ, समझो ये क्या है? ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ठीक है, ए बी ओरिजिनल क्रोमोसोम है। तो ये ए बी समझो है, ओरिजिनली था, और उन लोगों ने बना लिया एक्स्ट्रा मटेरियल किसका? इसी का कॉपी ए डेस और इसी का कॉपी बी डेस, राइट। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एस फेस में क्या, अभी समझो 2C का अपने पास डीएनए है तो वो मल्टीप्लाई करके क्या किया? 4C। अभी क्रोमोसोम नंबर एक ही है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर एक ही, तैयारी उन्होंने 2 की कर ली, राइट। तो एक ये क्वेश्चन पूछता है डीएनए रेप्लिकेशन को लेके कि पहले डीएनए अगर 2C है तो एस फेस में कितना हो जाएगा? तो क्या होता है? सिंपली डबल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक और एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत समझना जरूरी है कि इसमें सेंट्रियोल डिवाइड कौन से फेस में होता है? तो दैट इज एस फेस, दैट इज एस फेस, राइट। ओके, तो एस फेस में क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन और सेंट्रियोल डिवाइड हो गया, राइट। चलो G2 में क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ट्यूबुलिन है इसमें। ट्यूबुलिन मतलब एक प्रोटीन होता है जो सेल डिवीजन में काम में आता है, ठीक है। कैंसर कंट्रोल करना रहेगा तो किसे करेंगे? ट्यूबुलिन से कंट्रोल करेंगे। यही G0 फेस में मैं बता रहा था ना आपको, G0 फेस में वो सोचता है कि क्या उसे डिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझो कुछ इंजरी हो गई, ब्लड से किसी की उंगली कट गई तो 8 सेल डिवीजन हो गए, 8 सेल रैप्चर हो गए, तो पहले एक सेल डिवाइड होगा 2 में, फिर वो सोचेगा G0 फेस में क्या उससे डिवाइड होना चाहिए? रिप्लाई ऑफ कोर्स ये होना चाहिए, इसलिए कि 8 सेल डैमेज हुए तो 2 ही सेल बना, तो एक और डिवीजन करेगा। तो फिर से G0 फेस में वो सोचेगा कि क्या उसे डिवीजन होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, इसलिए कि 4 सेल बने हैं और चाहिए थे 8, ठीक है। तो फिर से एक माइटोसिस करेगा, डबल नंबर हो जाएगा, 4 बन गया 8। तो फिर से G0 फेस में वो सोचेगा क्या उसे डिवाइड होना चाहिए?
आंसर इज नो। क्यों? इसलिए कि 8 सेल का वैकेंसी था, 8 सेल डैमेज हुए थे, 8 सेल बन गए, अब तो अभी बनाने का जरूरत नहीं है। तो G0 फेज बहुत सही स्टेज है जहाँ उसको डिसाइड करना रहता है कि क्या वो डिवीजन और चाहिए या परमानेंट सेल हो जाएगा। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे निकोटीन जो है वो तंबाकू का, ये G0 फेज को गड़बड़ कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कीप ऑन डिवाइडिंग, तो इट लीड टू द कैंसर। अगर G0 फेज डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर होगा, ठीक है। और कैंसर कंट्रोल करने के लिए ट्यूबलिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ट्यूबलिन नहीं बनेगा तो थोड़ा नंबर ऑफ मतलब सेल डिवीजन में ये इंटरप्ट करेगा। तो कैंसर को कंट्रोल करना है तो ट्यूबलिन को भी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि ट्यूबलिन के थ्रू कंट्रोल करके इसे, मतलब अंडर रिसर्च है। तो ट्यूबलिन प्रोटीन है जो सेल डिवीजन में काम करता है, राइट। फिर उसके बाद में स्पिंडल प्रोटीन्स। स्पिंडल प्रोटीन मतलब वो जो अभी थ्रेड निकलेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये थ्रेड निकलेंगे ना, थ्रेड का आगे, हाँ देखो ये थ्रेड्स है ना, ये थ्रेड को क्या बोलते हैं, स्पिंडल प्रोटीन बोलो या स्पिंडल फाइबर बोलो, राइट, वो बनते हैं। चलो अभी लास्ट में एक और है, आरएनए की जरूरत पड़ सकती है, तो आरएनए भी बनता है। तो जी टू फेज में यही 3 चीज बनती है, राइट। तो समझ गया आप लोग, ठीक है। तो आई हैव लिमिटेड टाइम, मुझे ये वीडियो बनाने में इसलिए लेट हुआ है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो बहुत टाइम लगा, 1 घंटा तो ये सब लिखने में लगा मुझे। तो मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर वो मैं करा पाऊंगा शायद से, ओके। अगर आपके पास टाइम है तो आप घाटकोपर स्टेशन पे आ जाइए, मैं आपको उसमें बता दूंगा। मेनली 9 जन तो बरोबर देखते हैं, 9 जन, ठीक है, लोग बरोबर देखते हैं, उसमें से 3 जन लाइक करते हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, लाइक करो चाहे मत करो, आपको अगर फायदा हो रहा है तो आप देख सकते हो, और फायदा लेने का तो आपको मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर इससे भी बेनिफिट है तो कोई मुझे प्रॉब्लम, ठीक है। चलो इसके बाद में बच्चों क्या हो गया, एमफेस। आपको ये नहीं समझेगा तो फिर से रिपीट करके रिवर्स करके देख लेना, बार बार बोल के फायदा नहीं है, लेंथ लंबा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ना, तो सबसे पहला बच्चों जो होता है ना, प्रोफेस होता है, अंडरस्टैंड। तो आप समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ प्रोफेस में क्या होता है। देखो ये डीएनए तुमने 1 का 2 बना के छोड़ा है, देखो ये डीएनए था 1, इसको मल्टीप्लाई करके क्या किया आपने, 2 डीएनए बना दिया। इसी को तो बोलते हैं ना डीएनए रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। फिर इसको पैकिंग करना है आपको, राइट। पैकिंग करने के लिए आपने हिस्टोन प्रोटीन रखा हुआ है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसी के ऊपर आपको रैप करना है, ये इसको इस पे लपेटना है ऐसे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉइलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉइलिंग बोलते हैं। ये कॉइलिंग करेंगे ना तो फिर फाइनली ये ऐसा एक, ये आपको पिछले वीडियो का ये, मतलब आप पिछले वीडियो देखे रहेंगे तो अच्छी बात है। जो बचा रहेगा आप इस पे कॉइल कर दो, यहाँ से जो बचा ऐसे ऐसे, फाइनली ये कैसा दिखेगा, एक क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, क्रोमोसोम बन जाएगा। तो अपने को क्रोमोसोम ही तो बनाना है ताकि दोनों सेल में डिवाइड कर सके, राइट। तो अभी यहाँ आ जाइए, तो मैंने क्या बोला, देखो न्यूक्लियस अंडरगोस डिहाइड्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत ढेर सारा पानी रहता है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेटेड होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन लीड टू कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर को कंडेंसेशन ही बोलते हैं। मेन लाइन ये है, ये डिहाइड्रेशन की जरूरी है। डिहाइड्रेशन लीड टू कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग। क्या बोला, देखो ये देखो कॉइलिंग कर रहे हैं ना हम लोग, कॉइलिंग, राइट। कॉइलिंग रिजल्टेड इन अ फॉर्मेशन ऑफ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, पहले थिन एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर, तो देखो ऐसा, ये देखो मैंने नीचे बनाया है, देखो ए भी बना है ना, ऐसा सिंगल दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनेट, ठीक है। फिर बाद में बाकी की भी तैयारी करके रखा था हमने, 2 बनाया था ना, एक ये बनाया, एक ये, एक ऐसा कर दिया, दूसरा ऐसा कर दिया, अभी एक बनाया है। फिर बाद में मोर कंडेंसेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इसके कॉपीज, ये था ना, जैसे अभी समझो ये था हमारा ए है, ठीक है, तो ये किसका कॉपी A1, राइट। तो यहाँ देखिए आप, ये ए है तो इसका A1 और बी है तो B1 साइमल्टेनियसली। तो ये मोनेट स्ट्रक्चर हो गया, और ये इसको क्या बोलेंगे, डायट स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये इसके कॉपीज जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन की है ना, उसको हम लोग क्या करें, कॉइल करके ऐसा आजू बाजू में करके ऐसा खड़ा कर दें। तो क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, ऐसा सिंगल दिखता है जिसको मोनेट बोलते हैं। बाद में पूरा कॉइलिंग हो जाता है, मतलब दोनों कॉपीज के जो डीएनए रेप्लिकेशन हमने कोई दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा दिखेगा डायट फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपका
मतलब क्रोमोसोम का पैकिंग हो गया, पहला मोनेट के फॉर्म में दिखेगा, फिर डायट के फॉर्म में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोलस का मतलब बच्चों क्या होता है? ये न्यूक्लियस रहता है ना, इसमें नहीं है, मैं पता नहीं, अभी सब अच्छे अच्छे डायग्राम इन लोगों ने हटा दिए। देखो बच्चों, ये इसमें ना आपको न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पार्टिकल मिलेगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मिलता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये भी धीरे 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 ऐसा डॉट 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 बन के पूरा गायब हो जाएगा, राइट। तो ये नेक्स्ट लाइन है, क्या लाइन है कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, राइट। हाँ, और ये इसमें अच्छा दिया डायग्राम है। लास्ट लाइन है सेंट्रियोल शिफ्टेड टू पोल्स। क्या लिखा है ना? सेंट्रियोल शिफ्टेड टू पोल्स, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल देखो डिवाइड हो गए थे, किधर? एस फेस में डिवाइड हुए थे। अभी प्रोफेस में क्या रहा है? ये देखो, एक ऊपर भाग रहा है इस साइड में और एक नीचे जा रहा है, मतलब दो अलग नॉर्थ पोल साउथ पोल में टाइप में चले जाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोफेस। रिवाइज करके जरा देख लेना मैं क्या क्या बोला। हाँ, चलो मेटाफेस में क्या आ जाएंगे? ये लोग जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में आ जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया, राइट। तो उनके पास कोई बाउंड्री नहीं है, ये पूरे सेल में देखो ऐसा बीच में आ जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स कम एट मिडल, इसलिए मेटा मतलब मिडल होता है, तो मिडल हो गया। स्पिंडल प्रोटीन्स बिकम अपेरेंट, ठीक है। ये जो स्पिंडल प्रोटीन ये अपीयर होते हैं, अपेरेंट मतलब अपीयर हो जाते हैं। ये हो गया मेटाफेस। कमिंग टू एनाफेस। एनाफेस बच्चों ना ये सबसे शॉर्टेस्ट फेस है, एग्जाम में आता है, विच इज शॉर्टेस्ट फेस। तो एनाफेस इज शॉर्टेस्ट फेस, राइट। इसमें क्या होगा? अभी देखिए, इसमें जो स्पिंडल प्रोटीन है, जो धागे बने ना क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेंगे, ठीक है। आधा ऊपर आधा नीचे। अच्छा, ऊपर आधा नीचे और आधा ऊपर कौन जा रहा है? जरा ध्यान से समझो। जैसे ये मैंने कॉपी बनाया था, क्या हम लोग बनाया था याद है ना? A1 A और B, राइट, ठीक है। इसका कॉपी क्या हो गया? A1 और B1, AB इसका। तो देखो ये आधा ऊपर जाएगा, राइट, AB वाला। इसका एग्जैक्ट कॉपी ये बना है, ये आधा नीचे जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला पोर्शन ये है और ये वाला पोर्शन ये है, राइट। ओके, खींचने के लिए कौन मदद करेगा? जो ये प्रोटीन डायरेक्टली क्रोमोसोम से अटैच है, इसको बोलेंगे क्रोमोसोमल फाइबर। ध्यान से समझो, ठीक है। दो धागे सीधा क्रोमोसोम से अटैच होंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल फाइबर, राइट। और बीच में जो रहेंगे, बीच में प्रोटीन्स क्या है? प्रेजेंट है पूरे सेल में, राइट। तो बीच में हेल्प करते हैं, उसे बोलेंगे दो क्रोमोसोम के बीच में। जब भी कोई दो के बीच में आता है, कौन सा वर्ड लगता है? इंटर। तो दो क्रोमोसोम के बीच में क्या? इंटर क्रोमोसोमल फाइबर, राइट। तो ये इंटर क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोम क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे, और जो इंटर क्रोमोसोमल है ये इस साइड से इधर दबाएगा और इस साइड से इधर, मतलब ये दोनों को क्या कर रहा है? ऐसे धक्का दे रहा है इस साइड से, ठीक है। एक को ऊपर की तरफ, एक को नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे क्रोमोसोमल फाइबर छोटे होते जाएंगे जब क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, और ये क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, यानी ये दोनों को क्रोमोसोमल फाइबर, डू नॉट कंफ्यूज, हाँ, ये भी क्रोमोसोमल फाइबर ही है, राइट। ये भी, ये क्रोमोसोम को अटैच किया, ये भी क्रोमोसोमल फाइबर, ये क्रोमोसोम को अटैच किया, ये भी। जब खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस अब कम होने वाला है। कौन सा डिस्टेंस बढ़ेगा? दोनों के बीच में, यानी दो क्रोमोसोम्स के बीच में। तो मैंने लाइन क्या लिखा है वो समझो। पहले तो मैंने लिखा है कि इट इज शॉर्टेस्ट फेस, सेंट्रीमेयर डिवाइड, यू नो दैट, कि दोनों क्रोमोसोम्स ये जो दोनों जॉइंट है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रीमेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा? यहाँ डिवाइड हो जाता है इनटू टू, कितने पीसेस में? दो, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ये जो A B और A1 B1 है वो सेपरेट हो गए, राइट। अभी देखो कितना अच्छा लाइन लिखा है, किधर भी एनसीईआरटी में किधर भी नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल लाइन है। क्रोमोसोम शिफ्टेड टू पोल्स, अभी ये पोल्स पे पहुंच जाएंगे, सीधा लाइन में लिखा है। क्रोमेटिड्स मतलब वही जो हाफ क्रोमोसोम है AB और A1, ये शिफ्टेड हो जाएंगे पोल्स को, मतलब नॉर्थ वाला नॉर्थ साइड में जाएगा और साउथ वाला साउथ में। सो क्रोमेटिन शिफ्टेड टू पोल्स बाय, देखो, शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर, मतलब ये छोटा होने पे, ओके, एंड इलोंगेशन ऑफ इंटरक्रोमोसोम, एक मिनट, सॉरी, इलोंगेशन ऑफ इंटरक्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कौन छोटा हो रहा है बच्चों? शॉर्टनिंग ऑफ
क्रोमोसोमल फाइबर। कौन बड़ा हो रहा है, कौन बड़ा हो रहा है, इलॉन्गेशन ऑफ इंटरक्रोमोसोमल फाइबर, राइट। उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम अपने अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा अपने पे। तो ये नेक्स्ट स्टेज है टेलोफेज। अभी देखो प्रोफेज में क्या हुआ था, डिहाइड्रेशन हुआ था। यहाँ आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, राइट। ठीक है, उल्टा होता है। वहां न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुए थे, यहाँ देखो क्या होगा, रीअपियर होगा। देखो लिखा है एकदम इजी, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रेशन लीड होगा। वहां क्या हुआ था, कॉइलिंग हुआ था। यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, देखो अनकॉइलिंग हो रहा है, एकदम मैचिंग मैचिंग मस्त। ठीक है, सो ये क्या हो गया, अनकॉइलिंग। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो क्रोमोसोम ने बांधा था ना, ये क्रोमोसोम था ना, ये इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अनवाइंड कर रहे हैं। अनवाइंड कैसे रहेगा, फिर अनवाइंड करेंगे तो क्या डीएनए रहेगा और छोटे छोटे प्रोटीन अटैच रहेंगे। तो न्यूक्लियस में ऐसा दिखेगा ना, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो जब डिवीजन करना रहता है तब भी क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, नहीं तो अदरवाइज क्रोमेटिन मटेरियल के ही फॉर्म में रहता है। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम में ही आप क्रोमोसोम देख सकते हो, अदरवाइज ये अनकॉइल्ड होके क्रोमेटिन फाइबर में रहते हैं, इसलिए क्या है, अनकॉइलिंग लिखा है। ठीक है, सो यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया प्रोफेस का। वहां न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुए थे, या रीअपियर हो रहे हैं। ठीक है, और जो स्पिंडल प्रोटीन, वो जो धागे बने थे, वो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, स्पिंडल प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। देखो ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दो बन गया, परफेक्ट न्यूक्लियस बन गया। अभी देखो दोनों की कहानी अलग है, एक एनिमल सेल की और प्लांट सेल की। एनिमल सेल में क्या हो गया, ऐसा खड्डा बनता है। ठीक है, देखो ये नीचे मैंने दिखाया, देखो ये खड्डा, तो इसमें क्या होता है, फेरो होता है, खड्डा होता है। और प्लांट सेल में क्या होगा, सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट मतलब एक लाइन बनती है और ये सेंटर टू पेरिफेरी जाती है। कैसे जाएगी, सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब यहाँ बीच से स्टार्ट होकर ऐसे 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 धीरे धीरे करके यहाँ से ऐसे करके सेंटर टू पेरिफेरी। तो लास्ट की लाइन है, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल बाय फॉर्मिंग फेरो, खड्डा होने से। ठीक है, प्लांट सेल में कैसा होगा, इन प्लांट सेल बाय फॉर्मिंग सेल प्लेट फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, पॉइंट टू बी नोटेड। ये कैसे रन कर रहा है बच्चों, कैसे बनेगा, सेंटर टू पेरिफेरी। ये सेंटर हो गया ना, पेरिफेरी मतलब किनारा, तो ये ऐसे ऐसे डॉट करके ऐसे करके ये सेंटर टू पेरी, इस साइड लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में करके बन जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल प्लेट, राइट। ये रेड वाला मैंने जो ड्रॉ किया है, दो सेल के बीच में बना है सेल प्लेट, राइट। चलो, एंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, क्लीवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे, अंडरस्टैंड। चलो, होप मैं अपना वीडियो फिनिश करता हूँ। तो मोस्टली देखो मेरे को इतना मैं टाइम कहीं बाहर देता हूँ, पैसे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि सर वीडियो नहीं बनाना चाहते। बेसिकली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। मोस्टली अभी देखो सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बच्चों को ज्यादा तकलीफ दे सकता है। और आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, मेरे को तो यही, मैं तो सर हूँ तो मुझे सब इजी लगता है। आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे मैं उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करूँ। नो बच्चे जो है वो कंटिन्यूअस देखते हैं। अभी जैसे वीडियो देखूंगा तो मैं देखता हूँ, एनालिसिस करके बताया था मुझे किसी ने कि सर इसमें, ठीक है, तो वो आप देखते रहो। मगर आपको अगर ज्यादा बेनिफिट लेना, देखो भाई 10 लाख लोग एग्जाम बैठते हैं, नीट ऐसे क्रैक नहीं होता है। नीट के लिए तैयारी, अभी मेरे पास फिलहाल 5 प्राइवेट ट्यूशन वाले हैं, सबका सिलेबस फिनिश हो गया है। वो 2 महीना 2.5 महीना खाली क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो ये बेनिफिट करता है। बाकी अभी आप सीखने पे लगे हो, तो जब सीखोगे तो इसको बार बार भूलोगे आप, प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे हो। जैसे मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं, उनका तो सिलेबस खत्म ही हो गया है, कब का खत्म कर दिया है मैंने। 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनका क्या कर रहा है कि अभी जैसे ये है चीज ना, तो उनको याद भी रहती है, बट दूसरे चैप्टर पे जाएंगे तो पहले वाला भूल जाता है। तो ऐसा भूलने का बहुत सीक्वेंस चलता रहता है। तो आपकी तैयारी समय पे होगी तभी जाके आपको मार्क्स दिखेगा। ठीक है, कुछ अगर आपको आइडियाज चाहिए या कि मैं क्या करूँ सर, तो मैंने मेरा तीसरा वीडियो रहेगा, देख लीजिए, उसमें नंबर दिया है मैंने। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, मैंने कभी भी लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है। मेरा लड़का हमेशा बोलता है, सब लोग बोलते हैं आप नहीं बोलते हो, बट मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, आपकी जरूरत रहेगा, जरूरत की दुनिया है, जरूरत रहेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करोगे, नहीं जरूरत रहेगा तो कुछ नहीं करोगे। चलो, टेक केयर, जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।